तो क्लियरिटी, फोकस एंड द लास्ट वन, इट इज माय फेवरेट, कि साहब पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे अब मेरी दो आंखें हैं, आप उसमें से पूछ रहे हैं एक बेहतर कौन सी है। एक इंसान जो एक किताब पढ़ के एक नौकरी पाया, उस नौकरी में उस किताब का रोल क्या है? बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेते हैं कि किसी बच्चे को किन पैरामीटर्स पर किसी कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। कि आप ये दावा करते हैं बच्चों को कि 100% प्लेसमेंट हम देते हैं? बिल्कुल दावा नहीं करते सर हम। रिसेंटली अभी हमारे 8 to 10 स्टार्टअप्स बच्चों ने रजिस्टर्ड किए। प्रीवियस गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसीज में या दोनों के सपोर्ट में कॉलेज को लेकर के आप कोई फर्क महसूस करते हैं? अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 5 साल में क्या देखते हैं आप, क्या आप बदलाव करने वाले हैं, क्या प्लान है आपके पास? हम लोग को एवरेज पैकेज करना है 10 to 12। अच्छा, बच्चे का ट्रेवल की टिकट हो गई, जापान आने जाने की, वो टिकट कॉलेज देता है? कॉलेज प्रोवाइड करता है। हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो है दुबई गए हैं, मेरे साथ ही 10 to 12 स्टूडेंट्स गए थे दुबई लास्ट ईयर। कभी ऐसा आया कि डाउनफॉल हुआ और आपको लगा हो कि हाँ नहीं, मेरी इन गलतियों की वजह से हुआ? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे मित्र और सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार अभिषेक, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। ऐसे स्टूडेंट्स जो 12th पास करके इस साल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब आप जो है सजेशन जरूर दीजिए। तो बात कर रहा था अभिषेक की स्टूडेंट्स की। जो बच्चा होता है 12th के बाद, उसकी कोशिश होती है, जो इंजीनियरिंग करना चाहता है उसके लिए IIT पहला ड्रीम होता है, MBA करना है तो IIM होता है उसके लिए। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, एकेडमिक्स अच्छे हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से कई बार वो क्रैक नहीं कर पाते चीजें। तो सवाल ये है कि अगर वो नहीं क्रैक कर पाते उसको, तो क्या उनका करियर वहीं खत्म हो जाता है? कुछ ऑप्शंस बचते हैं इस पर? नहीं, रास्ते तो बिल्कुल बचते हैं ना धर्मेंद्र जी। ऐसा कैसे हो सकता है किसी का करियर वहीं पे खत्म हो जाए? हाँ, रास्ते ये बचते हैं कि हर बच्चा IIT और IIM नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि IIT में सीट है 18 से 20 हजार, IIM में सीट है मान के चलिए 2.5 से 3 हजार, या बहुत हुआ तो 8 हजार के आसपास। तो 18,000 और 8,000 26,000। बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। अगर 3.5 लाख से 4 लाख बच्चे अगर हर साल 12th पास कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो बेटर ऑप्शन चुनना है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं। बट लेकिन यहाँ पे आता है किंतु परंतु, ये लगता है कि वहां बच्चे को और साथ के साथ पेरेंट्स को एक अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। वो सिलेक्शन सबसे बड़ा, वो निर्णय जो होता है ना, वो सिलेक्शन करना, वहां पे कभी कभी चूक हो जाती है। उस चूक की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल आती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो यही बात होगी कि जब बच्चे या उनके पेरेंट्स कॉलेज को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो क्या गलतियां ना करें, किन पैरामीटर्स पर कॉलेज को देखें और कैसे सेलेक्ट करें कि आपका बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो एक अच्छा प्रोफेशनल, चाहे वो इंजीनियर हो या वो बिजनेस प्रोफेशनल हो, वो बनेगा। तो आज जो भी सवाल IIM के अलावा भी कॉलेजेस हैं, बिल्कुल, बस आप सिलेक्शन सही कर लो। बिल्कुल। तो आज वही बात होगी। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ग्रेटर नोएडा के रजिस्ट्रार हैं, प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के HOD हैं। और उनके बारे में बता दूं कि उन्होंने IIT धनबाद और ISM जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है वहां से डॉक्टरेट किया हुआ है। अरे वाह। और उनके कम से कम मुझे लगता है 80 के आसपास रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। बहुत सारी और भी उनके पास उपलब्धियां हैं और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है कि वो उपलब्धियां हम डायरेक्ट उन्हीं से जाने तो और बेहतर होगा। बिल्कुल। तो मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह का। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया, ये एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल कंसर्न है। जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है ये
अपने नेशनल, इंटरनेशनल या कह लें ग्लोबल चैलेंज है ये। बिल्कुल। इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए तो उस हिसाब से जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा रिसर्च और एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर कॉलेज की बात करते हैं, मैं आता हूँ द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा से। तो द्रोणाचार्य एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है। अच्छा। इसके 2 सेपरेट इंस्टीट्यूट्स हैं, एक आपका ग्रेटर नोएडा में है और दूसरा गुरुग्राम में है। अच्छा। तो द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बच्चे को क्यों जाना चाहिए या क्यों एडमिशन लेना चाहिए, या जैसे अभी सर ने अपनी बात स्टार्ट की कि IIT एंड NITs अगर नहीं मिल रहे हैं तो लाइफ खत्म नहीं होती है, कि ऑलमोस्ट आप मान के चलें कि 20 के आसपास IITs हैं और 31-32 NITs हैं, अराउंड 53 या 54 ऐसे कुछ IITs NITs होंगे। तो एक्सेप्ट दैट फिर बी ग्रेड पे जाएं तो और अदर कॉलेजेस टायर 2 जिन्हें बोलते हैं बेसिकली, टायर 2 ग्रेड के भी कॉलेजेस हैं। तो उसमें जो द्रोणाचार्य बेटर क्यों है, ऑप्शन बन सकता है बच्चे के लिए, बिकॉज ये क्वालिटी और क्वांटिटी का कंसर्न है यहाँ पे सर। यही मेरा सवाल भी था आपसे पूछने वाला कि जो बच्चा IIT के लिए कर रहा है, तैयारी कर रहा है, 12th से पढ़ने लगता है, जब वो नहीं क्रैक कर पाता तो बड़ा डिप्रेशन में टूट जाता है। राइट। तो उसको समझ में नहीं आता, लगता सब खत्म है जी। तो अब सवाल ये है कि कोई बच्चा द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को क्यों सेलेक्ट करे, क्या डिफरेंस है बाकी जो हजारों कॉलेजेस चल रहे हैं इस देश में इंजीनियरिंग के और MBAs के, तो क्या फर्क है? देखिए इसमें तो ऐसा है कि मैं कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा कॉलेज बेस्ट है, आप आइए यहाँ पे एडमिशन लीजिए, बट जो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। बिल्कुल वही चाहिए, क्योंकि एक कॉलेज जो है बनता है क्वालिटी और क्वांटिटी, 2 चीजों से मैटर करता है। कि जब भी कॉलेज आपने स्टार्ट किया, जैसे हम लोग का अराउंड 20 to 25 ईयर्स की जर्नी है, क्योंकि 2 कैंपस हैं, तो हमने जितने इंटेक के साथ स्टार्ट किया कि ऑलमोस्ट 1000 का इंटेक है, उसको हमने स्टार्ट किया और वही इंटेक लेके हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। आफ्टर 25 ईयर्स हम लोग सेम इंटेक पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और उतनी सीट भरने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है। तो जितनी क्वांटिटी की बात करें, जितने नंबर ऑफ इंटेक पे कोई कॉलेज स्टार्ट करता है, सेम इंटेक क्या वो आगे टाइम तक रिटेन कर पाता है? दूसरी बात ये है कि हम लोग के लिए ये भी ऑप्शन है, हम लोग चाहे नंबर ऑफ सीट अभी एज ए कॉलेज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, द्रोणाचार्य ग्रुप सीट को इंक्रीज कर सकता है। दे हैव डिफरेंट एक्रीडेशंस, है ना, डिफरेंट NAAC एंड NBA एक्रीडेशंस भी हैं, AICTE अप्रूवल्स हैं, मतलब उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है नंबर ऑफ सीट इंक्रीज करने की। तब भी उन्होंने नंबर ऑफ सीट इंक्रीज नहीं की। फिर ये क्वेश्चन आता है क्यों नहीं इंक्रीज की? भाई आज का बिजनेस मॉडल है, हर कोई चाहता है कि पैसे आने चाहिए और पैसे अच्छी क्वांटिटी में आने चाहिए, क्योंकि ये भी कहना गलत है कि पैसे नहीं आने चाहिए, बिना पैसे से सारी चीजें कंट्रोल नहीं हो पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो, चल रही है, दुनिया चल रही है। तो इसमें जो हमारा मैनेजमेंट का विजन है, जो हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल इन लोगों का विजन है कि जो हम लोग बच्चे को अपने यहाँ लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे केयर करते हैं कि बच्चा अगर हमारे यहाँ आया है, उसकी यहाँ पे 4 साल की जर्नी है, 4 इयर्स का बीटेक करेगा, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा आपको कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में 2 बच्चे हैं, तो मैं उनको इंडिविजुअल अटेंशन दे पाऊंगा, उनको ज्यादा टाइम दे पाऊंगा। अगर वहीं बच्चों का नंबर थोड़ा इंक्रीज कर जाए या हो जाए 8, 10, 5 हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि मैं इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। तो उसमें हमने क्या किया है, इंटेक को स्टेबल रखा है। जितने इंटेक पे स्टार्ट किया था वही स्टेबल रखा है, और स्टेबल इसलिए रखा है क्योंकि हम क्वालिटी को रिटेन कर पाए, क्वालिटी को मेंटेन कर पाए, एक अच्छा एकेडमिक्स प्रोवाइड कर पाए और एक अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर पाए। क्या प्लेसमेंट देते हैं आप? प्लेसमेंट का सर देखिए बहुत वाइड रेंज है। अब हमारे यहाँ कंपनी ऐसी भी है जो 50+ का भी पैकेज ऑफर कर रही हैं, 28-30 का भी पैकेज ऑफर कर रही हैं, और वहीं पे कोई एक बच्चा है कि जो 8 LPA का 5 LPA का भी पैकेज ले रहा है। तो अगर हम लोग प्लेसमेंट ओरिएंटेड बात करें तो अराउंड 75 to 80% स्टूडेंट्स जो है हमारे प्लेस्ड होते हैं। 75 to 80% बच्चे प्लेस्ड होते हैं। और इसमें भी जब से और थोड़ा डेप्थ में हम लोग अगर प्लेसमेंट को बात करें तो जो एवरेज पैकेज जाता है दैट इज 7 to 8 LPA। अब और स्पेसिफिक होना चाहें तो जैसे क्या है, आजकल देखते हैं बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मार्केट में हैं जिनके बड़े बड़े नंबर्स हैं, 5000 10,000 एडमिशन्स हैं, या और भी वेल नोन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में। तो जैसे मैं कोट कर रहा हूँ कि 75 to 80% है, बट डेटा रिलायबल है कि नहीं है, ये भी तो एक कंसर्न है। क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे 100% प्लेसमेंट। राइट, मैं एग्री हूँ, वो मैं डायरेक्ट मानता हूँ कि फेक है। जी एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा वेबसाइट पे आप जाते हैं, वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इंडिविजुअल बच्चे की डिटेल्स मिलेगी विथ ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, पैकेज, कंपनी,
टाइम पीरियड, कहाँ पे ज्वाइन किया है, सारा डेटा ओपन है। और ये नहीं कि अभी करंट ईयर्स का, आप प्रीवियस ईयर का पूरा ट्रैक कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे सारा डेटा ओपन है, मैंने आपने सब कुछ शीशे की तरह साफ सारा रखा। एकदम साफ। क्योंकि इसमें क्या है, आप चाहें तो डायरेक्ट उस बच्चे से बात भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने बाई रैंडम लिख रखा है, तो वो चीजें ट्रांसपेरेंट है। नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज करती हैं, जितना हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं जी, तो जी। बहुत सारी चीजें पढ़ते समझते रहते हैं, बहुत सारी चीजें लिख दी जाती हैं कई बार जी। प्रोस्पेक्टस में, ये इतना प्लेसमेंट, और आप जाओ तो एक बोर्ड भरा रहेगा जिसमें जी, जी। कंपनियों के नाम रहेंगे, पता नहीं 150-200 कंपनियां रहेंगी। जी 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 तो ये सब चल रहा है, तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, जिसको कोई भी चेक कर सकता है जी। जाकर। अभी इन्हीं से मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा आपकी परमिशन के साथ, हाँ बिल्कुल। कि अराउंड अभी जो 26 बैच हमारा चल रहा है करंट में, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए हम लोग 100+ कंपनीज विजिट कर चुकी है अभी तक। बिकॉज अभी 50% उनका टेन्योर बीता है, अभी एक सेमेस्टर उनका बचा हुआ है। तो अराउंड 100+ कंपनीज, अगर एग्जैक्ट नंबर में जाऊंगा तो 120 के आसपास होगा, अच्छा। उतनी कंपनीज ऑलरेडी विजिट कर चुकी हैं। इसमें पैकेज भी है कि 27 LPA का भी पैकेज आया है, 30 का आया है, 10-12 का आया है, इवन 27 LPA जस्ट पे, आप लोग जानते होंगे, हाँ, जस्ट पे में 4 बच्चे अभी रिसेंटली प्लेस्ड हुए 27 LPA पे। बट आप देखेंगे कि हमारा इसका होर्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम, क्योंकि आप ट्रैप नहीं कर रहे हो ना, कहीं भी आप ट्रांसपेरेंट हो। जी एग्जैक्टली। तो इसकी ना तो कोई आपको 27 LPA का ऐड मिलेगा, ना 50+ का अमेजोन में गया है बच्चा, तो वो हमारा कोई भी किसी तरीके का ऐड या प्रमोशनल चीजें, उसकी मतलब एक वजह, होर्डिंग्स नहीं हाँ, दिखती। उसकी एक वजह मुझे ये लगती है कि आपने कहा कि आपका कॉलेज अंडर चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है। एग्जैक्टली। तो चैरिटेबल ट्रस्ट का मुझे लगता कि ये पर्पस या कोई उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट मेकिंग की जाए, जी जी जितना मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे एक चीज समझाइए कि आपने एक तो बताया कि इनटेक जो है आपने लिमिट रखा है, जी जी राइट। इनटेक जो स्टार्ट था वही है, पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि बीटेक और एमबीए के अलावा भी कुछ किया जाए? इसमें भी थोड़ा सा मैं जो है बीटेक प्लस MBA, अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें इसको, तो ये इट इज द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ। अगर हम लोग देखें, अगर आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो और प्रबंधन का ज्ञान हो, मैनेजमेंट भी है और टेक्नोलॉजी भी है, देन आप आराम से मार्केट में लीड कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको टॉप लेवल पे नहीं ले जा सकती है। टॉप मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, किसी कंपनी में एक बहुत अच्छा पैकेज आप ले सकते हैं, बट उसी कंपनी में कोई टीम लीडर भी होगा, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होंगे, किसी टॉप लेवल का मैनेजमेंट भी होगा। तो ये जो मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी के साथ, ये आपको रियलाइज होगा आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। जब हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा 10 ईयर्स का, देन वी आर लुकिंग फॉर ए प्रमोशन, वी आर लुकिंग फॉर ए ग्रोथ, वी आर लुकिंग ए पर्टिकुलर पोजीशन। अब जब हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैनेजमेंट प्रबंधन का बहुत ज्यादा रोल आएगा। बिल्कुल आएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने किया है, करंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है या मार्केट की डिमांड है, उसके हिसाब से जो मार्केट सर्वे हमने किया, जो हमने एनालाइज किया कि उसमें टेक्नोलॉजी प्लस MBA एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। मेरे तो हमारे तजुर्बे के पुराने हिसाब से। जमाने में कहा जाता है कि इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, जी जी तो आपने कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं बच्चों को, आप ऑप्शन तो दो। जी तो हो जी सकता है बच्चे आएंगे आपके पास और जी जी तो जी ये ठीक है, आपका कहना एक जगह पे सही है कि जी। इंजीनियरिंग प्लस एमबीए, जी और हर बच्चा जो IIT करता है वो साथ के साथ MBA जरूर करता है, मैंने देखा है अक्सर। जी जी हाँ, ये ट्रेंड लेकिन- पिछले कई सालों से बढ़ गया लेकिन है। आर्किटेक्ट वाले, आर्ट्स वाले, जी, जी। उन बच्चों का क्या है? वो बच्चे भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए तो आपने अपने कॉलेज में ऑप्शन ही नहीं दिया। नहीं, ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है, बट हमारे कॉलेज में नहीं है पर्टिकुलर मैं आप ही की बात कर ऑप्शंस। रहा हूं। अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है उनके लिए, नहीं, आपका कॉलेज ट्रांसपेरेंट है ना, इसलिए जी, मैं चाह रहा जी। था अगर वो भी ऑप्शन होता तो और बच्चे थोड़े। बट वही कंसर्न आएगा फिर से, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाला। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि इसी में हम क्वालिटी को मेंटेन क्वालिटी को रिटेन करें, फोकस्ड होके काम फॉर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, स्टेबल रहे हम लोग। बच्चे को हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेते हैं कि आफ्टर 4 इयर्स स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों सेटिस्फाइड होकर इस जर्नी को कंप्लीट करें कि 4 साल हमने यहाँ पे अच्छे से बिताया। कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने एक अच्छा पैकेज गेन किया, या एक अच्छे इंसान बन के कैंपस से निकले, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग नंबर ऑफ कोर्सेज को बढ़ा लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है आपका, नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियस आपके बात पास है। ऑप्शन होगा, आप बढ़ा ऑप्शन सकते है, बच्चे भी हैं मार्केट में, अदर कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। ऐसा नहीं कि लोग सभी बीटेक ही करना चाह रहे हैं, अदर भी कोर्सेज के लिए बच्चे इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली ये मैं रोकूंगा थोड़ा, सवाल इसलिए है क्योंकि आप आज 20 साल पीछे जाएं या 15 साल पीछे जाएं तो बहुत लिमिटेड होती थी, या तो मैथ्स से आदमी बच्चा पढ़ता था 12th, या कॉमर्स ले लिया, या आर्ट्स तो खैर बहुत कम था। तो होता क्या है कि आज एस्पेक्ट बिल्कुल बदल गया करियर का।
आज जो बच्चे, कुछ मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो बच्चे बैक बेंचर्स थे, जो नालायक जिनको कहा जाता था स्कूलों में, उनके लिए भी इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जा करके। एक्चुअली वो दिमागी रूप से बहुत तेज होते थे। हाँ, तो आपको ये बता दो, जितने भी बैक बेंचर्स हैं हाँ, वो दिमागी रूप से बहुत तेज होते थे। बिल्कुल, लेकिन उनको हमेशा आइसोलेट करके रखा था क्लास में, टीचर के पीछे है, इसको ध्यान मत दो। तो उन लोगों के लिए एक अलग एस्पेक्ट खुल गया है। और वो इसीलिए 3 इडियट एक मूवी आई थी ना, हाँ, वो भी बैक बेंचर ही था, लेकिन जब रिजल्ट आया सामने तो सब शॉक। और मैंने देखा है, पर्सनली देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बैक बेंचर्स थे, जो एकेडमिक्स जिनके बहुत अच्छे नहीं थे, वो बच्चे IITians से बेहतर कर रहे हैं। राइट। तो हाँ, तो मैं चाहता हूं, मतलब पूछने का मकसद ये था कि अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, जनरेशन पूरी चेंज हो गई, तो उनके लिए एक नया एस्पेक्ट होना चाहिए। क्या आपका कॉलेज नहीं सोचता कि कुछ और करें हम, जो नई नई चीजें आ रही हैं? नई नई चीजें जैसे आप देखेंगे अभी आजकल AI का, हाँ, लोग कहते हैं AI बहुत ट्रेंडिंग है ना, AI पे काम हो रहा है। कई सारे तो टेक्नोक्रेट ये भी बोलते हैं कि भाई AI आने से नंबर ऑफ जॉब्स कम होंगी मार्केट में। बिल्कुल कम होंगे। हाँ, फिर देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। कुछ लोग कहते हैं कि AI को हैंडल करने के लिए एक बढ़िया टेक्नोक्रेट भी चाहिए आपको, जो उसको हैंडल कर पाए, तो मार्केट में जॉब नहीं कम होंगी। तो बेसिकली टू स्कूल ऑफ थॉट्स कंटिन्यूअस बने हुए हैं इसमें। अब बच्चा जो टेक्नोलॉजी में जाता है, मान लो AI ओरिएंटेड है, तो हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्किल ओरिएंटेड सेंटर्स हैं। अच्छा, स्पेसिफिक सेंटर, फॉर एग्जांपल बच्चा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख रहे हैं, दिल्ली NCR में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्टार्ट हो गई है। अब EV की ट्रेनिंग के लिए हमारे कॉलेज ने, द्रोणाचार्य ग्रुप ने बॉस के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। अच्छा, बॉस के साथ कोलैबोरेशन है और उनका स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। तो पर्टिकुलर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे रहे हैं। बच्चे को नई डिटेल नॉलेज चाहिए, मैं एग्री हूं उस बात से कि नई 4 इयर्स का टाइम पीरियड व्यतीत करना है। वो बच्चा एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्टेड है तो बॉस के साथ कोलैबोरेशन करके सर्टिफिकेशन जो हमारे कॉलेज में, वो उसको कर सकता है। या कुछ रोबोटिक्स का, AI से हम लोग बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे एक सेंटर है E-यंत्रा के नेम से, जो IIT बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। वो हमें IIT बॉम्बे ट्रेनिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ रिच इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें उनका सपोर्ट मिल जाता है, कुछ प्रोफेसर्स का, एमिनेंट प्रोफेसर्स का भी सपोर्ट मिलता है। अब बच्चे को सिर्फ रोबोटिक्स का इंटरेस्ट है एग्जांपल के तौर पे, तो वो E-यंत्रा लैब के साथ एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकता है, एक सर्टिफिकेशन कर सकता है, और फिर मार्केट में उससे रिलेटेड जॉब को वो गेन कर सकता है। यही अच्छी चीज है ये, कि होना चाहिए। हर बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में भी एक तरफ नहीं हो सकता। जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। जैसे आजकल एक, मैं आपका थोड़ा सा परमिशन लेते हुए, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का आपने न्यूज में रिसेंटली देखा होगा, है ना, बहुत बूम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उस पे कुछ चल रहा है कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं, टाटा भी लगा रही है उसमें इंडस्ट्री से, कि विकसित भारत विजन का जो डॉक्यूमेंट है 2047, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है ये। अब उससे रिलेटेड हमने क्या किया एज ए कॉलेज, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो हमने एक PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का एक लैब सेटअप की, PCB डिजाइनिंग। अब बच्चा जो है PCB डिजाइनिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये रिलेवेंट है आपस में, तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बच्चा वो स्पेसिफिक कोर्स करके अपने आप को तैयार कर सकता है, इंडस्ट्री रेडी कर सकता है। यही सवाल था हमारा कि आदमी, जिस तरह की चीजें बदल गई हैं आज के टाइम में, उस पर क्या बदलाव आने चाहिए और कैसे एक स्किल को डेवलप किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ की एजुकेशन का मैं बात करूंगा इस पर आगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं करते हैं। जी। हम वही अपना पढ़ते आ रहे हैं आज से 40 साल 50 साल पहले की, जो हमने पढ़ाई की 10वीं 12वीं में, वही मेरा बच्चा पढ़ रहा है 10th में, वही आगे आने वाले टाइम में शायद कुछ चेंज हो जाए। खैर, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बच्चा आता है सिलेक्शन के लिए, आप मतलब कॉलेज को चूज करने के लिए, तो वो ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं किसी कॉलेज को सेलेक्ट करते समय, जिसको ध्यान में रख करके सिलेक्शन करना चाहिए? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है मार्केट में। राइट। हर गली में कॉलेज खुला हुआ है, किसी भी शहर में चले जाओ 10-20 कॉलेज 50 कॉलेज मिल जाएंगे, और सबके दावे ऐसे हैं कि अगर आप दावों में आ जाओ तो लगेगा कि इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ये तो IIT से भी नेक्स्ट लेवल है। एग्जैक्टली। ऐसे दावे हैं। आप काउंसलर को अटेंड कर लीजिए 1.5 घंटे, तो लगेगा इससे बढ़िया तो कॉलेज है नहीं कहीं भी। तो मैं चाहता हूं आप खुल करके बताएं कि किसी बच्चे को किन पैरामीटर्स पर किसी कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल क्योंकि एकेडमिक्स बैकग्राउंड से ही आता हूं, तो मैं आपको एग्जैक्ट एक ट्रांसपेरेंट चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। जो हार्ट होता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज का, दैट इज फैकल्टी। फैकल्टी मेंबर्स आर द हार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। IITs या NITs आज भी टॉप पर क्यों है? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि IITs के प्रोफेसर्स उस लेवल के हैं कि जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। तो किसी भी कॉलेज को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो फैकल्टी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब फैकल्टी है
एक नॉलेजेबल फैकल्टी है, एक अच्छा फैकल्टी है जो बच्चे को कोऑपरेट करेगा, एक अच्छा नॉलेज ट्रांसफर करेगा। देन आता है इंपॉर्टेंट कंसर्न फैसिलिटीज। अगर फैकल्टी को सपोर्टिव में फैसिलिटीज नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, एडवांस लैब्स नहीं मिली, तो फैकल्टी स्टूडेंट्स के साथ फिर क्या कर पाएंगे, ये चैलेंज है। तो जब भी आपको कॉलेज सिलेक्शन करना हो, जनरली बच्चे नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, आजकल ग्लोबल सिनेरियो में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो एक अच्छा बढ़िया लेविस कैंपस होना चाहिए, शानदार चीजें, चमकती हुई शानदार चीजें दिखनी चाहिए, और उसको देख के हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब फैकल्टी तो आपको देखने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में फैकल्टी दिखेगी नहीं। फैकल्टी देखने के लिए आपको या तो कॉलेज में डेप्थ में जाना पड़ेगा, या डिटेल में वेबसाइट पे जाके उनकी क्वालिफिकेशंस को चेक करना पड़ेगा, या किसी इनडायरेक्ट सोर्सेस के थ्रू आपको फैकल्टी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एडमिशन काउंसलर से मिलेंगे, एडमिशन प्रोसेस होगा, वहां फैकल्टी से तो इंटरेक्शन है नहीं, तो फैकल्टी आइडेंटिफाई करिए सर। सेकेंड मेरा सजेशन ये है, रिक्वेस्ट ये है कि फैकल्टी को फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल लैब्स, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर वो है कि नहीं है, इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। पर एक बच्चा, एक पेरेंट्स कैसे ये देख पाएगा कि क्या फैसिलिटी फैकल्टी वाले को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है सर, एक बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो कॉलेज में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन प्रोसेस होता है। आप जाते हैं, वो एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अपना फी डिपॉजिट करते हैं, फिर आपको एक टाइम पीरियड डेट मिलेगा, आप क्लास स्टार्ट कर देते हैं। बट जब भी आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हम कैंपस विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कैंपस विजिट के लिए कोई टेक्निकल पर्सन वो आपको सपोर्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस दौरान आप क्लियर कर लेंगे। ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस अगर आपको एक बार कैंपस का विजिट मिल गया, तो उस विजिट के दौरान आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी लैब्स में कोई फैकल्टी मेंबर्स होंगे, कोई लैब टेक्नीशियन होंगे, उनसे बातचीत करके आप उस चीज को क्लियरिटी कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चे के लेवल पे मैं मानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अंदाजा लगाना, बट एज ए पेरेंट्स, जैसे आप कहीं पे विजिट करेंगे तो आप थोड़ा सा लैब्स को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि ये लैब सही में यूज हो रही कि नहीं हो रही है। पर यहाँ एक लैक और आएगा कि हर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का पेरेंट्स भी जो है उस लेवल का पढ़ा लिखा हो और लैब को समझ पाए। एग्जैक्टली आपको पता होगा कई सारे पेरेंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे जो थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे, पैसा उनके पास होगा कि हम अपने बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा, पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो कई पेरेंट्स आपके पास ऐसे आते होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी कि लैब क्या होता है और पढ़ाई कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। वहाँ उस पॉइंट पे जो है ना, वो उसमें फिर पर्टिकुलर जैसे आप विजिट करें कैंपस को, तो जो एडमिशन काउंसलर, एडमिशन प्रोसेस होगा, एज ए द्रोणाचार्य ग्रुप की हम लोग बात करें, तो थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंसी के बारे में बातचीत कर सकते हैं कि कितना डेटा ट्रांसपेरेंट है। मैंने बोला कि भाई इतना प्लेसमेंट है, इतनी लैब्स है, तो जनरली बहुत डेप्थ में ना जाके कि भाई हम बहुत एजुकेटेड नहीं है तो हम उतना डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ, कई बार हम लोग कोई सामान मार्केट से परचेज करते हैं तो चेक करते हैं भाई इसका एक्सपायरी डेट क्या होगा, इसकी लाइफ कितनी होगी। अब इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा आईआईटी से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। और इवन शैलेश जी, जो बच्चे होते हैं वो भी इतने समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वो आपके कॉलेज में आएंगे तो इतने समझदार तो जरूर होंगे कि उनको लैब समझ में आए, जी, फैकल्टी समझ में आए, फैसिलिटी समझ में आए। वो इतने समझदार, आजकल के बच्चे वो नहीं है। आजकल के बच्चे तो 1 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके चला लेता है, वो बहुत बड़े। अब मोबाइल से ही, जैसे मैंने बोला कि भाई 75 to 80% प्लेसमेंट है, अब बच्चा अपने मोबाइल से चेक कर सकता है, या पेरेंट्स एक सिंपल सा डाटा देख सकते हैं कि साहब आपके पास कोई कॉपी है कि नहीं है, इसका आप प्लेसमेंट बोल रहे हैं, ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है कि नहीं है, तो उन चीजों से थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं, बात तो करनी चाहिए जाकर के। जैसे मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया लॉ में किसी कॉलेज में, जी, तो मैं वहाँ के लॉ में करवाया, तो मैं वहाँ के डीन से मिला, जी, राइट, और डीन से मैंने 1 घंटे बाद की मीटिंग की। बहुत ही, मतलब एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं उनके, बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत अनुभव है उनको। तो उनसे बात करने के बाद तब मैंने कॉल लिया कि नहीं, एडमिशन करवाना चाहिए। नहीं, वो तो आपने ले लिया ना, मैं ले लूंगा, आप ले लेंगे, शैलेश जी ले लेंगे, लेकिन एक पेरेंट्स ऐसा भी होता है जो होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सहमत है। उनके लिए सर देखिए, एक तो मैंने पहले बताया कि द्रोणाचार्य ग्रुप चैरिटेबल ट्रस्ट से रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे हमारे यहाँ फीस भी कंपैरेटिवली कम है, थोड़ा ट्रस्ट की वजह से, ट्रस्ट की वजह से फीस कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे कैंपस को विजिट करके थोड़ा सा उनको विजिट करेंगे, जैसे सर ने बोला कि मैंने डीन साहब से इंटरेक्ट किया, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी या बातचीत करके एक ट्रस्ट गेन किया,
उसी तरीके से वो 1-2% से इंटरेक्ट करेंगे वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है क्लियरिटी मिल जाएगी। और मेरा एक सजेशन ये भी कि अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं नॉलेज है, तो मुझे लगता है कोई यार दोस्त परिवार रिश्तेदार जरूर उसको अपने साथ ले जाएं, जिसको अनुभव है, जिसने कुछ पढ़ाई की है जीवन में, तो वो शायद मदद कर सके आपकी इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। इस तरीके से संभावना है। अब अगर हम इंजीनियर की बात करें तो आपके कॉलेज से जो पास आउट इंजीनियर्स हैं और जो बाकी कॉलेजेस हैं, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे बताया इन्होंने हजारों कॉलेजेस हैं, राइट। उस कॉलेज के पास आउट इंजीनियर से आपके पास आउट इंजीनियर कैसे डिफरेंट करते हैं, कैसे आप उनको अलग? जी जी, अब इसमें क्या है, जैसे देखेंगे तो बहुत बड़े नंबर में आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत है ना। हाँ। हम लोग जैसे वो बात कर रहे थे 50+ IITs प्लस NITs हैं, प्लस 6000 प्लस ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और अभी तो रिसेंटली देखेंगे, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय प्राविधिक शिक्षा मंत्री जो है आशीष पटेल जी हैं, उन्होंने विधानसभा में एक विधेयक भी पेश किया है अगस्त में, शायद स्पेसिफिक डेट मैं नहीं बोल सकता, अगस्त में, हाँ। कि जिले के, उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। अब क्या है, वो तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, ऑब्वियस सी बात है रिच इंफ्रास्ट्रक्चर होगा क्योंकि गवर्नमेंट का फंडिंग सपोर्ट मिलता है। फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं बहुत सारे, तो बड़े लार्ज नंबर में बच्चे पास आउट हो रहे हैं। रही बात कि हमारे बच्चे कैसे डिफरेंशिएट हैं, हाँ। तो बच्चा जब मार्केट में जाता है तो उसके लिए कई चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक तो घर में एक कंफर्ट इन्वायरमेंट मिला, भाई पेरेंट्स सपोर्टिव हैं, बच्चा एक कंफर्ट जोन में रह रहा है। सेम जब कैंपस में गया तो कैंपस में भी टीचर सपोर्टिव मिलेंगे, टीचर प्लस पेरेंट्स, दो सपोर्ट मिला। बिल्कुल। जब बच्चे को हमने मार्केट में कर दिया जॉब करने के लिए एक पर्टिकुलर पैकेज पे, भाई अब आपको जॉब करनी है, तो वहां पे क्या है, एक कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल। बच्चे के कलीग्स होंगे, 10 बैच का 10 स्टूडेंट्स का अगर एक बैच एक साथ प्लेस्ड हुआ तो उसमें से हम तो टीम लीडर एक को ही बनाएंगे। ऑब्वियस बात है, कोई कंपनी एक को प्रमोट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हद तक जाने के लिए दो कंसर्न है, जो जैसे हमारे बच्चे जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। एक हम लोग का एवरेज पैकेज, एवरेज पैकेज अगर किसी कंपनी में अच्छा मिल रहा है, जैसे मैंने बोला हमारे यहाँ एवरेज पैकेज ही 7 to 8 LPA है, तो एक एवरेज पैकेज अगर अच्छा मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चा एक अच्छी कंपनी में गया होगा, और अच्छी कंपनी में गया होगा तो एक अच्छे कल्चर में जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ वैल्यूज इनकलकेट करते हैं बच्चों के अंदर, कुछ ऐसी वैल्यूज कि वो जो उस इथिक्स के साथ काम करें। दूसरा क्या है, हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, अब यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल आ जाता है कि हम बच्चे को पहले से ही वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि मार्केट में जाके आपको compete करना है, compete करके अपनी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स को एक स्ट्रेट वे में किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वहां पे प्रेशर को सस्टेन कर सके बच्चा। जॉब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर आएगा भाई, बिल्कुल। उस प्रेशर को बच्चा सस्टेन कैसे कर सके, इसके लिए हमारे कॉलेज में प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। प्रॉपर इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर, कि जैसे बच्चे स्टार्टअप करते हैं, अब स्टार्टअप वाला जब बच्चा एक करेगा तो वो उसके पास कोई आइडिया होगा, उस आइडिया को प्रेजेंट करेगा, फिर उसका एक बिजनेस मॉडल प्रपोज करेगा। अब वो बिजनेस मॉडल पर बच्चा प्रपोज करेगा तो कॉस्टिंग की बात आएगी भाई, बिल्कुल आएगी कि आपने इतना इनपुट लगाया है, इतना आउटपुट आ रहा है। इस तरीके की प्रैक्टिस हम बच्चे को पहले से करवा के रखते हैं, क्योंकि सेम प्रैक्टिस कंपनी में भी आएगी। कंपनी में जो उसके टॉप ऑफिशियल्स होंगे, बच्चे को वो बोलेंगे कि साहब आपका ये टारगेट है, आपको ये अचीव करना है, या इतने % हमें प्रॉफिट दिखाना है। अब अगर बच्चे ने पहली बार वो वर्ड सुना तो प्रेशर में आ जाएगा कि भाई अभी तो मैं कॉलेज से निकला हूं, अब कह रहे हैं प्रॉफिट निकाल के लाओ। तो वो टर्म्स से पहले अवेयर है बच्चा उन चीजों से, इसलिए डिफरेंशिएट कर पाते हैं हमारे बच्चे बाहर। शैलेश सर, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे। हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम क्या देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना पड़ेगा। आप दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका जो कॉलेज है, द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसका नाम ही द्रोणाचार्य के नाम पर है, ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, ये बच्चों को ट्रेन करने के लिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए। जॉब से आजकल मैंने देखा है कि ये जो जनरेशन है, इसमें बहुत से लोग जॉब से भाग रहे हैं। जी जी, आपने भी फील किया होगा। जी, राइट। वो मालिक बनना चाहते हैं, वो कंपनी चलाना चाहते हैं, वो 10, 20, 50, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप पर कोई काम होता है आपके यहाँ का? में बिल्कुल सर, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, क्योंकि इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि मेक इन इंडिया, एग्जैक्टली, आत्मनिर्भर भारत, अब इसको सपोर्टिव करते हुए द्रोणाचार्य ग्रुप क्या कर रहा है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एज ए कॉलेज हमने एक इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप किया हुआ है। प्रॉपर वी हैव इकोसिस्टम और फैसिलिटी
फॉर द इंक्यूबेशन सेंटर। रिसेंटली अभी हमारे 8 to 10 स्टार्टअप्स बच्चों ने रजिस्टर्ड किए हैं। अभी रिसेंटली बच्चों के नेम पे प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी, कॉलेज के बच्चे। अरे वाह। कॉलेज के बच्चों ने 8 से 10 स्टार्टअप रजिस्टर किए हुए हैं। रजिस्टर्ड कंपनी है, उनकी सारी चीजें प्रॉपर ट्रांसपेरेंट हैं। आप मतलब कभी कैंपस विजिट करेंगे आप, तो मैं आपसे मिलवाऊंगा भी उन बच्चों को। बिल्कुल। उसमें से तो अभी 1-2 बच्चे ऐसे हैं जैसे कि इस स्टार्टअप का उन्होंने प्लान स्टार्ट किया था, थोड़ा सा काम किया, उनका कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, रजिस्टर्ड नहीं कर पाए, देन वो प्लेसमेंट में अपीयर हुए। अभी रिसेंटली एक बच्चा 19 LPA पे प्लेस्ड हुआ। अच्छा। ओनली बिकॉज ऑफ उसको इस चीज की प्रैक्टिस थी, इंक्यूबेशन की, स्टार्टअप की। तो 8 से 10 बच्चों ने अभी हमारे कंपनी रजिस्टर्ड कर चुके हैं इस ईयर की। सिर्फ एक ईयर का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर में हमारे पाइपलाइन में है। कमिंग 6 मंथ्स में हम लोग करीब सेम टारगेट लेके चल रहे हैं कि कमिंग 6 मंथ्स में भी 8 to 10 हम लोग प्लस और रजिस्टर्ड कर पाए हम लोग। अब ये स्टार्टअप एज ए कॉलेज हम लोग कैसे रजिस्टर्ड कर पा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है। जैसे अब एक आप लोग अवेयर होंगे, एक इवेंट का नेम होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथन्स, है ना, वो भारत सरकार ने भी ये स्टार्ट किया था, स्मार्ट इंडिया हैकाथन्स। उसको माननीय मोदी जी एड्रेस भी करते हैं और उसको फिर उसको बच्चों को कुछ फैसिलिटेट भी करते हैं जो बच्चे उसमें अच्छा करते हैं। तो एक हम लोगों ने हैकाथन्स करवाते हैं जो इंटरनल हैकाथन्स होता है कॉलेज में। कुछ आईडी बूट कैंप के नाम से, जैसे आईडी बूट कैंप, इट इज ए काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल प्रैक्टिस। बच्चा एक बिजनेस मॉडल का प्रैक्टिस करेगा। हमारे यहाँ से बच्चे अभी रिसेंटली IIT जम्मू गए थे, जिन्होंने वो प्रॉपर 1 वीक रह के स्टार्टअप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसकी प्रैक्टिस की, उसकी ट्रेनिंग ली। तो वहाँ पे हमारे बच्चे एक विनर भी रहे, उनको सर्टिफिकेट भी मिला और कुछ फेलिसिटेशन अमाउंट भी मिला। तो एक ID बूट कैंप हो गया हमारे पास, स्मार्ट इंडिया हैकाथन्स हो गया, कुछ युक्ति इनोवेशन चैलेंज होता है। अब युक्ति इनोवेशन चैलेंज में बच्चे को क्या वही प्रॉब्लम मिलेगी जो रियल प्रॉब्लम समाज में एग्जिस्ट कर रही है, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। उस प्रॉब्लम को अगर बच्चा एड्रेस कर पाया तो ऑब्वियस सी बात है अपना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएगा और उसी को लेके आगे बढ़ पाएगा। तो ID बूट कैंप, युक्ति इनोवेशन चैलेंज, स्मार्ट इंडिया हैकाथन्स, दीज आर द इंटरनल इकोसिस्टम दैट इज डेवलप्ड बाय द द्रोणाचार्य ग्रुप। अब उस इकोसिस्टम का आउटपुट क्या है, जो मैंने आपको बताया कि 8 to 10 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में, एकेडमिक ईयर 2025 में। अब ये 26 में देखेंगे हम लोग। अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारा टारगेट है कि 8 to 10 और रजिस्टर कर पाए। इसमें हमें सपोर्ट भी मिलता है गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है। बच्चे जब एज ए कॉलेज लेवल पे रजिस्टर करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट उतना नहीं पड़ता है। इस तरीके का भी थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट के सपोर्ट पे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। प्रीवियस गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट दोनों की पॉलिसीज में या दोनों के सपोर्ट में कॉलेज को लेकर के आप कोई फर्क महसूस करते हैं? अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं। जी, उत्तर प्रदेश का पर्टिकुलर हम लोग बात करें तो अभी जैसे यूपी स्टार्टअप्स या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अब माननीय प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना स्टार्ट की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी होता है प्रॉपर। अब कोई ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो उसमें कुछ अपना नया प्रोडक्ट करके उसको अपना यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जो एक्सपो मार्ट है वहाँ पे होता है हर साल एग्जीबिशन, तो वहाँ पे बच्चे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस गवर्नमेंट में प्लेटफॉर्म्स, मेरे तजुर्बे के हिसाब से प्लेटफॉर्म ज्यादा मिल पा रहे हैं जहाँ पे बच्चा अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये बहुत जरूरी होता है, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, प्लेटफॉर्म मिलना। किसी के अंदर कितना टैलेंट है ये तभी पता चलेगा जब उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। तो ये मैंने अंतर रियलाइज किया है। तो क्या ये मौके पहले नहीं मिलते थे? ये मौके पहले थे, बट क्या है आजकल आपने देखा होगा थोड़ा सा सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन का जो ट्रेवल करना कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे होना, ये बहुत इजीली कन्वे हो जा रहा है। और पहले ऐसे मौके होते थे लेकिन क्या है उसके सेंटर्स कम होते थे कि पता चला स्टेट में हमने 2 सेंटर बनाए ऐसे जहां पे एग्जीबिशन करेंगे। अब ऐसे सेंटर्स हम ज्यादा बना रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? आपको क्या लगता है क्यों हुआ है? इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की नॉलेज में भी ये है कि टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान है। अब टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान है तो भारत सरकार कैसे सपोर्ट करेगी या प्रदेश सरकार कैसे सपोर्ट करेगी? तो दे आर प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म कि जहां पे बच्चा अपना टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करे। इवन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इंक्यूबेशन सेंटर को सपोर्ट मिलता है। इंक्यूबेशन सेंटर को फंडिंग सपोर्ट भी दिया जाता है स्टार्टअप्स के लिए। अब अगर प्रीवियस देखेंगे आप 20 ईयर्स बिफोर, 10 ईयर्स बिफोर, तो बहुत स्पेसिफिक नहीं होंगे, लेकिन अगर डाटा देखेंगे कंपैरेटिवली तो डाटा कम था फंडिंग सपोर्ट रिलेटेड इन स्टार्टअप और इंक्यूबेशन। तो इसमें आप गवर्नमेंट की इंटेंशंस को नहीं मानते कि इंटेंशंस भी मैटर करती हैं?
बिल्कुल मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है, बट बिना एज इंटेंशन के कहाँ कुछ होने वाला है। बिल्कुल मैटर करती है सर, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ इसमें, क्योंकि इंटेंशन मैटर करती है। इंटेंशन होगा तभी एग्जीक्यूशन लेवल पे हम लोग जाते एग्जैक्टली वही सरकारों का पहले का जो भी चीजें रही हैं शायद वो इंटेंशन नहीं रही हो, मे बी ऐसा लगता है मुझे। अच्छा सलील जी, आपने बताया कि 8 से 10 स्टार्टअप इस साल में रजिस्टर्ड हुए हैं। कोई इनोवेटिव बताइए मुझे, क्या इनोवेटिव किया है किसी एक बच्चे का? जो हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, हमारे यहाँ एक विशेष स्टार्टअप कैसे है उससे मैं आपको रिलेट करना चाहूंगा। तो जैसे मेडिकल स्टोर से लेकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तक मेडिकल डोमेन का बहुत वास्ट एरिया है। अब इसमें अगर हम लोग का किसी भी पर्सन का अनफॉर्चुनेटली तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो कभी भी वो अमाउंट का फिक्र नहीं करता कि भाई हमें अपनी सेहत सही करनी है, अमाउंट अपने पास नहीं है तब भी हम मैनेज करेंगे किसी तरीके से। इमरजेंसी में फिक्र नहीं होता, इमरजेंसी में अमाउंट का टेंशन नहीं रहता, नहीं है तब भी वो मैनेज करता है कहीं ना कहीं तरीके से। इसी से रिलेटेड हमारे एक बच्चे ने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसमें जेनरिक मेडिसिन है ना, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कम प्राइस पे ले पाते हैं मेडिसिन, तो जिनका पेटेंट खत्म हो चुका होता जी है, जी जिनको जी पे करना अब उनके लिए सारा जेनरिक मेडिसिन के लिए आपको जेनरिक मेडिसिन के स्टोर पे ना जाके एक पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया है, उसके थ्रू आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आप उस चीज की वो सुविधा दवाइयाँ ले भी सकते सस्ती होंगी। हैं। वो दवाइयाँ भी इसीलिए सस्ती सस्ती तो है। ये बच्चे ने किया है? हैं। बच्चे ने किया, अभी फाइनल ईयर में है हमारे यहाँ बच्चा, फाइनल ईयर का बच्चा अच्छा, है। एक सवाल तब और पूछते हैं। जी। आपके दो, आपने बताया ना स्टार्टिंग में कि आपके 2 कॉलेजेस हैं, जी। एक यहाँ ग्रेटर नोएडा में, एक आपका गुरुग्राम में। दोनों में सबसे बेस्ट कौन है? आप मतलब एकदम साफ हो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब चीज ट्रांसपेरेंट रहता है। जी 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 दोनों में बेहतर कौन है? देखिए ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और टफ नहीं बोल सकते, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग है ये। ये सवाल भी इसीलिए पूछा आपसे, जी, धर्म जी, संकट में थोड़ा डालें, आपको पता चलेंगे आप किसे बेहतर मानते आपका हैं। ट्रस्ट, आपका कॉलेज, जी, जी। अब आप बताइए बेहतर कौन? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये वैसी ही बात हो गई कि जैसे अब मेरी 2 आंखें हैं, आप उसमें से पूछ रहे हैं एक बेहतर कौन सी हाँ। या किसी एक की तो रोशनी कम होगा। हाँ, बाय गॉड ब्लेसिंग्स अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो अब इसमें जो कंसर्न है मेरा, इसमें बच्चे को अगर चूज करना हो तो इसके बजाय आप दूसरे एस्पेक्ट से देख सकते हैं कि बच्चे का डिस्टेंस, लोकेशन, या बच्चा कहाँ पे स्टे कर रहा है, उसके हिसाब से बच्चा कैंपस को प्रेफर करे, रेदर देन कि विच वन इज बेटर, बिकॉज मैनेजमेंट इज सेम, ट्रस्ट इज सेम, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज आर सेम। फैकल्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता? फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सेम, तो आपको फर्क की कोई बात ही नहीं आएगी। जब आपका चेयरपर्सन एक है, कॉमन है, ट्रस्ट एक है, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप पॉइंट पे टॉप मैनेजमेंट सिंगल होगा, तो वहां पे इस तरीके का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो बच्चे अपने हिसाब से देख लेंगे लोकेशन उनका, डिस्टेंस वाइज, लोकेशन वाइज, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अभी आप इंजीनियरिंग में देखेंगे तो बच्चा जितना क्लासेस कर रहा है, 6 आवर्स 8 आवर्स का क्लासेस करेगा बच्चा, डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट मॉड्यूल है, उसके बाद बच्चे को घर पे भी तो टाइम चाहिए। कुछ इनोवेटिव करना है तो बच्चा खुद से अपना लैपटॉप पे बैठेगा, बुक्स लेके बैठेगा, तो टाइम मैटर करता है। आपके कॉलेज में हॉस्टल नहीं है? हॉस्टल इनसाइड नहीं है, कैंपस में नहीं है, बट कुछ हॉस्टल्स के साथ कोलेब्रेशंस है। अच्छा, इनसाइड? हाँ, एकदम बाउंड्री से कॉमन बाउंड्री है हॉस्टल का, जिसके साथ हमने कोलेब्रेट किया हुआ है। इनसाइड कैंपस नहीं है मेरा। एक्चुअली इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एज ए पेरेंट मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करना चाहूंगा, नॉट एज ए एकेडमिशियन, कि अगर बच्चा डेली घर से आ रहा है, घर से जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एक पेरेंट्स की नज़र में भी रहेगा, डेली टू डेली आप उसको काउंसल भी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आजकल अनअवॉइडेबल केसेस हो रहे हैं, आप मार्केट में देख रहे हैं। नहीं, अगर बिल्कुल बच्चा अगर नज़दीक है, बच्चे के साथ अगर आप जाना आना सफ़र कर सकते हैं कि वो जा सकता है और आ सकता है, जी, तो बच्चे को घर में ही रहना चाहिए, घर में ही रह के। मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो है हमारा कॉलेज मैनेजमेंट भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है हमारे पास। मतलब दोनों कैंपस में देखेंगे तो 20+ बसेज हैं, और बसेज आर फुली एयर कंडीशनिंग, 50+ सीटर्स है ना, तो प्रॉपर बहुत ही नीट एंड क्लीन। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारी एनसीआर में बहुत अच्छी है। वो कितने किलोमीटर तक के रेंज में होगा? वो आप इधर द्वारिका तक जा सकते हैं, एम्स तक जा सकते हैं, और इधर गाजियाबाद साइड जा सकते हैं, इधर फरीदाबाद जा सकते हैं, तो काफी कवर किया हुआ है। 50-60 किलोमीटर कवर कर हाँ, लेता है। अराउंड 60 किलोमीटर बहुत आराम मैं से शैलेश cover जी की बात से सहमत हूँ। मैंने अभी बच्चे की अपनी बात की, तो मैंने एडमिशन दिलवाया उसको ग्रेटर नोएडा में ही, तो हॉस्टल था उनका, लेकिन मैंने हॉस्टल में एडमिशन मतलब उसको नहीं ऑप्ट किया ऑप्शन। वो कैब से मैंने कहा, जो शेयरिंग कैब होती है, मैंने कहा उससे आप डेली जाओ और डेली आओ, तो उससे तुम यहाँ गाइडेंस में रहोगे। तो मैं इससे सहमत हूँ, बीइंग ए पेरेंट। जी, बस यही बच्चे को घर पे रखिए अगर पॉसिबल है तो। जी, जो पॉसिबल चीजें हैं। जी,
तो उसमें क्या है, हम लोग काउंसल कर पाते हैं बच्चों को। इन केस कई बार हो सकता है बच्चा भी आज कॉलेज में गया, हो सकता है एकेडमिक्स का प्रेशर रहा हो, उस दिन बच्चा लौटा अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो आप एज ए पेरेंट काउंसल कर पाएंगे, आप उससे कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा क्या है, एक और कंसर्न है दोनों कॉलेज का, अपॉर्चुनिटीज सम ऑफ द टाइम्स डबल हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि भाई कोई एक स्पेसिफिक कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, अब वो ग्रेटर नोएडा में, आपको पता है ग्रेटर नोएडा में मल्टीपल कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, अब वो गुड़गांव में विजिट कर सकती है हमारे वहीं कैंपस में। ग्रेटर नोएडा वो कंपनी विजिट करना चाहेगी तो उसके उतने कॉलेजेस में फिर देखना पड़ेगा कि कौन अप्रोच कर रहा है। गुड़गांव में वो नियर बाई कॉलेज विजिट करेगी, हमारे बच्चे वहां भी पहुंच सकते हैं। दोनों इंटरकनेक्टेड। हाँ, इंटरकनेक्टेड है। आपकी प्लेसमेंट सेल भी एक होगी दोनों की? प्लेसमेंट सेल दोनों के लिए सेपरेट डेडिकेटेड है, बट सम ऑफ द टाइम्स हम लोग उसको स्पेसिफिक सिंक रहती चीजें, सिंक, दे आर इन सिंक्रोनाइजेशन। यस। शैलेश जी, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले स्किल डेवलपमेंट की, तो बहुत सा जो इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो जानता है थोड़ा सा चीज़ों को, देश दुनिया घूम रहा है, उसका कहना है कि हमको अब स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि हम वही पढ़ाते रहे अल्फा बीटा गामा जो बच्चे पढ़ते हैं 10वीं में, जिसका कोई यूज़ मुझे लगता नहीं है आज की डेट में। मैं तो, मेरे लिए तो कोई यूज़ नहीं है सर, पैसा गिनने और जोड़ने के अलावा। तो आपका क्या इस पे थॉट है स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, कि होना चाहिए, और आपके यहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं इस पर? देखिए, स्किल डेवलपमेंट इज द बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तब तो समझ लीजिए कि आपका बेड़ा गर्क है, सिर्फ किताबी कीड़ा रह जाएगा और एक किताबी कीड़ा वाली बात हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसमें जैसे पहले हमने एक सेंटर डेवलप किया है iOS डेवलपमेंट। iOS का एप्पल के साथ हमारा एमओयू है। अच्छा, एप्पल के साथ एमओयू है। स्पेसिफिक जो फंडिंग सपोर्ट है वो पूरा कॉलेज का है उस लैब को डेवलप करने में। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमें एप्पल से मिलता है, वो हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स हमारा अपना ट्रेनिंग करके एक पर्टिकुलर एग्जाम देंगे, देन हमारे टीचर्स को सर्टिफिकेट मिलता है। देन ट्रेन्ड टीचर सेट ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेंड करेंगे। अब ये एक iOS डेवलपमेंट का सिस्टम हो गया जिसमें पर्टिकुलर स्विफ्ट लैंग्वेज पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, या अदर भी उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो ट्रेनिंग देके फिर एप्पल से सर्टिफिकेशंस भी बच्चों को मिलता है। अब ये देखेंगे तो ये करिकुलम का पार्ट नहीं है, हाँ, नहीं, बट ये एप्पल आपको पता है, ये ब्रांड, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो वो चीजें हैं मार्केट में। बच्चा अगर उस सर्टिफिकेट को लेके किसी इंटरव्यू में अपीयर होगा तो ग्लोबली वो रिकॉग्नाइज्ड होगा। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट का एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल जो हम लोग कर पा रहे हैं स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, 3D प्रिंटिंग। लाइक ये माइक है या वॉच है या फोन है, हम लोग सेम एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, ये अपने पास सुविधा है, फैसिलिटी है कॉलेज में, तो आप सेम एज इट इज प्रिंट कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के पार्ट्स की बात करें या इवन मेटेलिक प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं। अब तो 3D प्रिंटिंग का मेडिकल में बहुत यूज होने लगा, बायोमेडिकल में बहुत अच्छा। एक नी ज्वाइंट की बात करें तो नी ज्वाइंट पूरा का पूरा 3D प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। एक कंपनी है गुड़गांव में, स्ट्राइकर, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो 3D प्रिंटेड पार्ट्स को हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट उनसे कोलैबोरेट किया था अपने कॉलेज के साथ, तो अब देखेंगे वो बायोमेडिकल पे कर रहे हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया एक 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। बॉश का हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था कि बॉश के साथ हमारा कोलैबोरेशन है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल या एडवांस ऑटोमोटिव पे ट्रेनिंग देते हैं। आजकल जैसे एडास सिस्टम गाड़ियों में आ रहा है, एडास सिस्टम की प्रॉपर स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अब एडास करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन एडास इज द नीड ऑफ द आवर। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा तो वीडियो में देख रहा है कि भाई ड्राइवरलेस व्हीकल चल रही है। अब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, उससे रिलेटेड आप उसको कुछ बताओगे नहीं, तो किताब से तो बच्चा सेटिस्फाई होने वाला है नहीं भाई। नहीं, अब नहीं, ये थोड़ा किताबों में ये सब ज्ञान तो है नहीं ना। जी, राइट। इस तरह तो अब उस तरीके की चीजें जो है हम लोगों ने डेवलप किया है। पीसीबी का हमने आपको बताया था, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी डिजाइनिंग का। तो ऐसे हमारे पास 10 to 12 स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम। नहीं, बहुत अच्छा है ये। और किताबों में क्या है, मैं वही बोल रहा था ना, कोर्सेज चेंज होने चाहिए। आपको कब लगता है आखिरी बार कब इंजीनियरिंग का कोर्स चेंज हुआ होगा, जो करिकुलम है, चीजें कब बदली गई? ये इसमें मैं 2 पॉइंट, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है ये। अब आप इसमें देखिए तो 2 तरीके से देखिए इसको। एक देखिए एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। एफिलेटेड कॉलेज लाइक द्रोणाचार्य ग्रुप, इट इज एफिलेटेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये आपकी उत्तर प्रदेश की स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है। अब जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो द सिलेबस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी।
उनको यूनिवर्सिटी का ही करिकुलम फॉलो करना है। हाँ बिल्कुल। अब यूनिवर्सिटी का करिकुलम डिजाइन करने में मैटर आता है कि कौन से मेंबर हैं जो कोर्स को डिजाइन कर रहे हैं। हाँ। वो सबसे क्रूशियल कंसर्न है। तो आप उसकी बोर्ड ऑफ स्टडीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे, AKTU की बोर्ड ऑफ स्टडीज को, तो पूरे एमिनेंट प्रोफेसर्स मिलेंगे आपको, सारी IITs के, IITs एंड NITs के एमिनेंट और सीनियर प्रोफेसर्स, वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में दे आर लुकिंग आफ्टर द सिलेबस। और हर 4 साल के बाद वो यूनिवर्सिटी सिलेबस को चेंज कर रही है, ठीक है, एज ए एफिलिएटेड कॉलेज। तो हमारे यहाँ सिलेबस मॉडिफिकेशन हो रहा है बिकॉज यूनिवर्सिटी इज बाउंड टू फॉर दैट, उसको उनको करना है। सेकेंड एस्पेक्ट जो मैं कह रहा था, इसमें ग्लोबल लीडर्स भी हैं, कुछ मार्केट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे हैं मार्केट में। अब इस तरीके का कोई कैरिकुलम को डेवलप करने का सिस्टम नहीं है कि BOS मेंबर सारे IITs हैं या अदर इस तरीके की चीजें, तो वहां पे बात कर सकते हैं कि कैरिकुलम उतना अपडेटेड नहीं है। ये भी अच्छी बात है। तो इसमें मेरे को एक चीज और आप बताइए, जी, जो सिलेबस चेंज होता है और बच्चा जब पास आउट होता है, तो क्या वो सिलेबस पास आउट होने के बाद जहां वो काम करता है वो उसका यूज होता है? इम्प्लीमेंट है, ऐसा है। देखिए, ये जो हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये भी ये चीजें हैं, बुक्स को हम लोग नेग्लिजिबल भी नहीं कर सकते। ये मैं मान रहा हूं कि जो है बुक्स का सारा 100% नेग्लिजिबल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक पॉइंट तो होना चाहिए ना कि एटलीस्ट 50% उसमें का यूज जो है आपके इंटरव्यू के बाद जब आपका जॉब हो जाए तो वहां यूज हो, ऐसा होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ऐसा है। जैसे हमारे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट आता है जो मैक्सिमम ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एक स्पेसिफिक मैं बात करता हूँ एकदम एग्जांपल के साथ। अब ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स जो बच्चा पढ़ रहा है और प्रॉपर लैब में उससे रिलेटेड स्किल को डेवलप कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, अगर रोबोटिक्स बेस्ड किसी कंपनी में जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। सारे सब्जेक्ट नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, ये मैं पूर्णतः सहमत हूं आपकी बात से कि अगर हम लोग 10 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो 10 के 10 इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, बट 1-2 ऐसे जरूर आपको मिलेंगे जो वहां पे इम्प्लीमेंट। मेरे क्वेश्चन का आधार यही था कि 10 में से जो 3 यूज हो रहे हैं वो तो ठीक है, 7 आप एक्स्ट्रा बैगेज लेके घूम रहे हो, जी, है ना? तो 7 में से 2-3 ऐसे होंगे जिनका कोई जीवन में यूज नहीं होता होगा, तो क्या वो बर्डन कम नहीं होना चाहिए लाइफ से बच्चों? इससे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बच्चा संस्कृत और साइकोलॉजी 2 सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट से वो IPS बना, ठीक। अब आप बताओ कि बेचारा जो संस्कृत और साइकोलॉजी लेके IPS बना, बनने के बाद उसका ना संस्कृत का कभी यूज होगा ना साइकोलॉजी का कभी। नहीं, मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। फिर बताइए। अब आप कई बार संस्कृत का यूज बताइए। अरे बिल्कुल, बहुत ही यूज है संस्कृत। बताएं तब। अब संस्कृत का जैसे बिल्कुल बेसिक मैं बोलूँ, विद्या ददाति विनयम। अब मैं कहीं किसी स्टेज पे हूँ, अब किसी कहीं मैं भाषण दे रहा हूँ भाई, एक बढ़िया सम्मेलन है बच्चों का, और वो बच्चे किसी स्पेसिफिक हिंदी मीडियम से हैं या किसी स्पेसिफिक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे उन्होंने 8 से 10 तक संस्कृत पढ़ी है। अब उस मंच पे अगर हमने 2 श्लोक संस्कृत के स्टार्ट कर दिए तो वो बच्चे तो फैन हो जाएंगे कि भाई साहब क्या वक्ता थे। तो यूज है, यूज इसलिए है क्योंकि लाइफ को 360 डिग्री डोमेन में देखिए आप भाई, जीवन का 360 डिग्री का जो साइकिल जो हमारे चारों तरफ चल रहा है, उसमें आप एक जर्नी यात्रा में हर अलग अलग स्टेज पे यूज होगा। संस्कृत वाला मैं सहमत हूं कि भाई अभी मैंने अपनी ये जॉब स्टार्ट करी, संस्कृत का यूज नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, उसमें हो जाएगा शैलेश जी। लेकिन बीइंग एन IPS भी 10 साल बाद की जर्नी, आपको क्या पता? 10 साल संभावना की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल संभावना, कोई जरूरी नहीं है, एक संभावना है, हो सकता है 10 साल बाद वो एक पर्टिकुलर स्पीकर बने, किसी को एड्रेस करे। बुक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ जी। एक इंसान जो एक किताब पढ़ के एक नौकरी पाया, उस नौकरी में उस किताब का रोल क्या है? सिंपल सी बात है, सिंपल सवाल है एकदम, कि अगर आपके बच्चे अगर मोटी मोटी किताबें इंजीनियरिंग के पढ़ते हैं और जब वो पास आउट होते हैं, आपने बोला एक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स वहां यूज हो गया, अगर वो बच्चा रोबोटिक्स में ना जाके सिविल में गया, तो क्या वहां यूज है उसका, उस पूरी किताब का, उस पूरी जर्नी का, उस पूरे 4 साल की पढ़ाई का? उसका यूज है सर। मैं अब रिलेट करता हूं इसमें। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, आजकल आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे भी सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, बहुत जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। अब सिविल सर्विसेज में कोई DM बन रहा है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोस्ट पे जा रहा है, IAS IPS अलग अलग डोमेन में लोग जा रहे हैं। अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में एक रीजन में सारी गतिविधियां हो रही हैं। भाई उनके डोमेन में कोई एक चीज तो आ नहीं रहा है कि आप सिर्फ एक तहसील को देखोगे, सिर्फ एक थाने को देखोगे, एक रीजन को आप देख रहे हो। अब उस रीजन में जाहिर सी बात है सारी तरीके की चीजें होंगी।
अब अगर आप थोड़ा सभी सब्जेक्ट से अवेयर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप पिक कर पाएंगे। जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, अब मुझे आपने कल को कहीं सुपरवाइजर बना दिया या कोई टीम लीडर पे बिठा दिया, अब मेरे पास कोई आदमी आया कि सर ये मेरा मोटर खराब है, अब मुझे आइडिया ही नहीं है मोटर क्या है कैसे है, तो मैं तो सीधे बिल पास कर दूंगा कि भाई मोटर का बिल नया मोटर लेके आओ। तो सब्जेक्ट का यूज है, कहाँ यूज होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक जब रीजन को आप देखेंगे, एक टॉप लेवल पे जाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न, जितने ये आपके सिविल सर्विसेज से नए नए यंगस्टर्स निकल रहे हैं, आफ्टर 20-30 ईयर्स ये बनेंगे पॉलिसी मेकर्स, बन ही रहे हैं, इसमें ये पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, बन रहे हैं। जाहिर सी बात है। अब वो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, तो पॉलिसी डिजाइन करने वाले को किसी को रूट लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक सारा आइडिया होगा, तभी तो वो एक सबके वेलफेयर के लिए एक पॉलिसी डिजाइन कर पाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ के बारे में बताओ। आप ये दावा करते हैं बच्चों को कि 100% प्लेसमेंट हम देते हैं? बिल्कुल दावा नहीं करते सर हम कि हम 100% प्लेसमेंट देते हैं, और ऐसा दावा मतलब कुछ कॉलेजेस करते भी। हाँ, बहुत कॉलेज करते हैं, कुछ नहीं, बहुत जी, मेरी नॉलेज में बहुत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा दावा करते हैं और इवन रिटन में करते हैं। हाँ, दे आर प्रोवाइडिंग ए लेटर हेड कि साहब हम लोग बच्चे का 100% प्लेसमेंट कराएंगे, जो दावा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिकॉज ये पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि इसमें 3-4 पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, 75 to 80% का प्लेसमेंट होता है हमारे कॉलेज में। रेस्ट 20% बच्चे में क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर अप्रोचिंग फॉर हायर स्टडीज। भाई वो गेट क्वालिफाई करेंगे, IIT से एमटेक करेंगे या NIT से एमटेक करेंगे, हो सकता है उसके बाद वो PhD या डॉक्टरेट प्रोग्राम में जाएं, फिर एकेडमिक्स में आना चाहें, तो वो तो हमारे प्लेसमेंट का पार्ट है नहीं। मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चा अपीयर नहीं होगा, या एक जॉब ले भी लिया तो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसका लाइफ का टारगेट कुछ अलग है। दूसरा क्या, हायर स्टडीज के बाद कुछ सिविल सर्विसेज, जैसे आप नहीं, आप इससे बेहतर आप कौन बताएगा सिविल सर्विसेज का, आपसे बेहतर आपको तजुर्बा है इस क्षेत्र का। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उस डोमेन में जाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए बच्चे जाते हैं। तो डिफरेंट डोमेन से बच्चे कैटेगराइज होते हैं। कुछ बच्चे हैं जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब को लेके ही टारगेट करते हैं कि साहब मैं बीटेक किया है, मैंने इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करना है, मुझे रेलवे में ग्रेड 1 में टॉप ग्रेड का इंजीनियर ही बनना है। जैसे करीब 8 to 10 ईयर्स पहले मैं देखूं तो एक बच्चा था मेरी नॉलेज में, अब वो इतना ज्यादा रेलवेज को लेके कंसर्न था उसका कि रेलवे की कोई भी एक गतिविधि होती थी तो मैं उसके मोबाइल पे, उसके स्टेटस पे देखता रहता था कि रेलवे का नया से नया कुछ भी अपडेट हो रहा है। बहुत ऑब्सेस था रेलवे। हाँ, तो वो मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स हो गया था कि भाई कितनी मोटर लग रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है, क्या हो रहा है, सारा का सारा। अब उसका टारगेट यही था कि साहब बीटेक करना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से क्वालिफाई करना है और पर्टिकुलर इस डेजिग्नेशन को लेना है और रेलवे में ही जाना है। तो अराउंड 80% प्लेसमेंट रहता है, 100% प्लेसमेंट कहना गलत होगा सर। 100% तो क्या अभिषेक, आजकल क्या हो रहा है, मैंने देखा है कि अब तो IITs में प्लेसमेंट नहीं हो पा रहे बहुत लोग। बिल्कुल बहुत, ये टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने कुछ टाइम पहले आर्टिकल्स भी पढ़े थे इससे रिलेटेड। तो लेकिन शैलेश जी, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो वही बैक बेंचर्स वाले, जिनका जो मान लीजिए अपीयर हुए किसी प्लेसमेंट इंटरव्यू में और वो उसको क्रैक नहीं कर पाए, भले उनको नॉलेज भी है, बिल्कुल, लेकिन कई बार फोबिया होता है कुछ बच्चों को इंटरव्यू का। अब आप ऐसे बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे बैठ के सवाल करने लगूं तो फोबिया हो जाता है। कुछ लोग कैमरा फोबिया होता है, सामने बैठेंगे तो नहीं बोल पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या तैयारी करवाते हैं कि आप अच्छे से इंटरव्यू को अटेंड करके उसको सेलेक्ट हो सके वहां? सर यहाँ पे ना 2 तरीके से हम लोग इसको हैंडल करते हैं। एक तो हमारे यहाँ डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है। डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, उनका एक पार्ट हो गया कि कंपनीज के साथ डील करना, इंटरव्यू अरेंज करना। दूसरा जो इसमें ट्रेनिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, इसमें ये प्रॉपर बच्चे को बेसिक कम्युनिकेशन से लेकर के, एक बच्चे को द वे ऑफ प्रेजेंटिंग वहां से लेकर के क्या ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, फाइनल इंटरव्यू में कैसे अपीयर होना है, या करंट टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं उस पर अपडेट करना, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग के बच्चे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि रीजनल एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है उनका। 2011 के बाद सब चेंज हो गया ना, वही चीज, सिलेबस ही बदल गया। एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे लोग बाहर हो गए और इंजीनियरिंग वाले बच्चे वो मार्केट में आ गए, बहुत सारे लोग, है ना। तो एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनको। दूसरा तरीका यह है कि हर कंपनीज का जब एक एग्जिट मीटिंग होती है, कंपनीज जब आपके यहाँ आई प्लेसमेंट के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इवनिंग आवर्स में दे विल
मीट है ना, विद डायरेक्टर प्रिंसिपल एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल, तो वो हमें कुछ फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑलवेज बच्चों को लेकर के। अब ये क्या है, ये दोनों पार्टी के लिए हमें भी कुछ इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा कि सर हमें फीडबैक बताइए, अदरवाइज क्या इवनिंग आवर्स है भाई, सबको ऑफिस से घर जल्दी जाना है हाँ। तो उसमें क्या है, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें प्रॉपर फीडबैक दीजिए। उस फीडबैक के बेसिस पे फिर हम लोग अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। ओके, जैसे हो सकता है ऐसे भी केसेस आते हैं सर हमारे पास कि बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, इवन 85% स्कोर कर रहा है, बट इंटरव्यू के टाइम पे वो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा। यही मेरा सवाल था, यही ये है, ऐसा चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं, बट इसको ओवरकम दो तरीके से कर रहे हैं, एक प्रायर प्रिपरेशन और दूसरा आफ्टर फीडबैक प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, राइट, जानकारी बहुत है उनके पास में, लेकिन वो कहीं अपना आराम से शांति से बैठ के काम कर सकते हैं, वो 100 लोगों के बीच में भाषण नहीं दे सकते हैं या अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए ही मैंने ये सवाल आपसे किया। जी शैलेश जी, एक सवाल ये बनता है कि आज से 20-25 साल पहले बीटेक की, इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की बहुत डिमांड थी। क्या आज भी डिमांड है उस तरीके का? बिल्कुल डिमांड है सर, डिमांड है और प्रॉपर डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ये एक मिथ है, ये क्वेश्चन मतलब पहले भी मैं लोगों से सुन चुका हूँ अपनी सराउंडिंग्स में, अपने आसपास सर्कल में। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं जी, लेकिन जिस रेशियो में खुल रहे हैं ना, उसी रेशियो में बंद भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। इसमें जो मेरा ओपिनियन है इससे रिलेटेड कि इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं कम हो रही है ना, मार्केट में थोड़ा सा मिथ है। मतलब कभी पेरेंट्स और बच्चे को लेकर के कि साहब अगर वो किसी रीजन में रहते हैं, उस रीजन का एक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया तो पेरेंट्स या उस रीजन के बच्चों को लगेगा कि भाई इससे जॉब नहीं मिल रही होगी इसलिए बंद हो गया कॉलेज, या इंजीनियरिंग की वैल्यू कम हो गई। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो अपने भारत सरकार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 50+ IITs एंड IITs, उनमें नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हुई है। नंबर ऑफ सीट्स आप देखिए इंक्रीज हो गई, बिल्कुल हुई है। तो जहां पे पहले कहीं 60 का इंटेक था, उस कॉलेज में सेम ब्रांच में 180 का इंटेक हो गया। अब वो 60 इंटेक के 3 कॉलेजेस थे, अब 180 एक कैंपस में आ गए। इसके बाद जो बिग प्लेयर मार्केट में आए हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो सभी कोई ना कोई MNCs से रिलेट करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, बहुत अच्छा फंडिंग सपोर्ट है एंड दे हैव ए रिच इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। तो वहां पे आप देखेंगे तो 5 to 10,000 का एडमिशन इंटेक है। अच्छा, 5,000 का, 10,000 का, एक पर्टिकुलर ब्रांच में 2,000 इंटेक है। एक स्पेसिफिक ब्रांच, मान लो बोलता हूं मैं आपको कि कंप्यूटर साइंस, जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारे तो बिल्कुल ट्रेंड है कि साहब कुछ पढ़ना है तो बस कंप्यूटर साइंस ले लो, इंजीनियर मतलब CS। हाँ, अभी यही स्थिति है। आप किसी एक कॉलेज में जाएंगे, विजिट करेंगे, 80% ऑलमोस्ट 80% क्राउड फ्रॉम सॉफ्टवेयर डोमेन, रिमेनिंग 20% ऑल ब्रांचेस। ये करंट ट्रेंड है। तो अभी एक ब्रांचेस में 2,000 सीट्स हो गई हैं। तो पहले जो होता था कि साहब एक कॉलेज में 400 बच्चा था, 500 बच्चा था, अब एक कॉलेज में ही 3,000 4,000 बच्चा है, एक यूनिवर्सिटीज में 10,000 बच्चा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्ट्रक्चर। दूसरा क्या है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कॉलेजेस बंद हुए हैं, ये कहना गलत होगा कि कॉलेज बंद नहीं हुए। अगर हम लोग प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो अराउंड 500 कॉलेजेस बंद भी हुए हैं। बस 500 बंद हुए, लेकिन नए आए भी हैं। वही बंद हुए हैं जो क्वालिटी को रिटेन नहीं कर पाए। क्वालिटी रिटेन, जैसे आपने थोड़ी देर पहले स्किल डेवलपमेंट की बात की थी। अब अगर किसी बच्चे के पास सब्जेक्ट है ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और आपको वही पुराना पढ़ा रहे हैं कि साहब 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होगा, गाड़ी में 4 पहिए होंगे, इस तरीके से व्यवस्था होगी, ये चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तो आपको बताना पड़ेगा, हाइब्रिड व्हीकल भी आपको बताना पड़ेगा, अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। तो जो इस ट्रेंड के साथ अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, अडॉप्टेबिलिटी नहीं हो पाई, वो कॉलेजेस जरूर बंद हुए हैं। मैं एग्री हूं इस चीज से। चले जी, अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, आपने पूछा कि 80% CS है। आपके अकॉर्डिंग आप किस ब्रांच को सबसे अच्छा मानते हैं इंजीनियरिंग के लिए? ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि किस ब्रांच को मैं सबसे टॉप पे बोलूंगा। देखिए, अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करें सर, आप किसी को समझाने भी लगेंगे ना कि नहीं भाई कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई और ले लो, तो थोड़ी देर जब तक आप समझाएंगे वो एग्री होगा, जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलेगा आपके वो कहेगा नहीं नहीं सॉफ्टवेयर ही ठीक है। तो काफी हद तक नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं आफ्टर कोविड, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड थोड़ा चैलेंजेस आए थे। आपने देखा होगा कि कोई फैक्ट्रीज हैं, अब वहाँ का प्रोडक्शन रुक गया तो फिर बहुत सारा ले ऑफ्स हुए, जॉब्स नहीं रही। उस टाइम के बाद कुछ नई जॉब क्रिएट भी हुई, वर्क फ्रॉम होम हुए, बहुत सारे नए ऐप बने, नई वेबसाइट बनी, तो सॉफ्टवेयर फील्ड में वहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ देखा गया।
अब एक ग्रोथ दिखा तो नॉर्थ इंडिया में तो हमारा ट्रेंड है कि साहब हमारे पड़ोसी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो भेड़ चाल। अभी यही आप साउथ में थोड़ा सा देखिए, आपके बहुत सारे सब नोन लोग होंगे साउथ में, आप देखिए उधर वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो उसकी भी सीट फुल है, इलेक्ट्रिकल की भी फुल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी फुल है, वहाँ ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत सिर्फ हम लोग नॉर्थ इंडिया में फेस कर रहे हैं। पहले जमाने में मतलब आज से 20-25 साल पहले इंजीनियर था, अब वो इंजीनियर में सीएस हो गया है। इंजीनियर में सीएस हो गया। और सिविल में तो कोई जाना नहीं चाहता था। सिविल में ऑलमोस्ट आपको अगर मतलब डेटा देखेंगे एग्जैक्ट तो अराउंड 80% कॉलेजेस ने सिविल ब्रांच को क्लोज कर दिया, कोई जाता ही नहीं कोई। जी अभी लेकिन यही देखें आप 2011-12 के आसपास सभी कॉलेजेस ने सिविल ले लिया था। उस टाइम पे कुछ वैकेंसीज आई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसा नहीं है कि सिविल में काम नहीं हो रहा है। अब आप देखिए माननीय गडकरी जी का कि हम लोग बहुत सारा प्रोत्साहन करते हैं कि साहब बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रिच हो रहे हैं हम लोग, तो सिविल इंजीनियर की ऑब्वियस सी बात है जरूरत तो है, ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो जरूरत है, लेकिन क्या बैलेंस एक नहीं बन पा रहा है। और सबसे वर्स्ट ब्रांच किसे मानते हैं? सबसे फर्स्ट ब्रांच वर्स्ट तो कहना गलत होगा सर, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है बच्चे की, क्योंकि वर्स्ट हम किसी को नहीं बोल सकते। इवन किसी का जैसे वर्स्ट इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटीज के लिए, आगे के करियर के लिए, जहां पर बहुत कम आपको चांसेस मिलने वाले हैं, इस तरह से। देखिए कंपैरेटिवली सर थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसमें, जैसे सॉफ्टवेयर डोमेन है, सॉफ्टवेयर डोमेन में इनिशियल पैकेज अट्रैक्टिव रहता है। अच्छा, ये आप कहीं भी सर्वे करिएगा देखिएगा, आप लोग को ऑलरेडी इन चीज़ों की जानकारी है। सॉफ्टवेयर फील्ड में इनिशियल पैकेज जैसे कि 50 LPA का मिल रहा है, 27, 30, 40 ऐसा पैकेज मिल रहा है हमारे कॉलेजेस में, द्रोणाचार्य ग्रुप में ही। बट अगर आप देखेंगे ध्यान से कोर इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स भी कोर में या अदर भी हैं, ठीक है, तो उसमें इनिशियल पैकेज जो होता है इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है। ये बहुत ही मैंने ऑब्जर्व किया है, कोर लेवल पे डिफरेंस है। वहां पे 2 साल 3 साल या 5 साल एक्सपीरियंस के बाद आप उसको गैप को फिल कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन इनिशियल आपको वो अट्रैक्टिव ऑफर नहीं दिखता है। ये कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है बात, तो बच्चे थोड़ा उधर शिफ्ट कर। अच्छा, आप अपने कॉलेज की जो 20-25 साल की जर्नी है, कहाँ से शुरू हुई थी संक्षिप्त में ही, और अभी कहाँ पे आके पहुंचे हैं, कैसे शुरुआत किया था आप लोगों ने? आप शुरू से हैं? मैं इस यहाँ पे 6 years प्लस। 6 years प्लस जर्नी तो पता ही होगी जर्नी। हाँ, अगर हम लोग 25 ईयर की जर्नी देखते हैं कैंपस में, तो पहला मदर कैंपस हमारा द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग खेटावास गुरुग्राम में स्टार्ट हुआ था 96 में अराउंड। तो वहाँ पे पहला कैंपस स्टार्ट हुआ, फिर हमने 2006 में ग्रेटर नोएडा में एस्टेब्लिश। कितने बच्चे होंगे जब एकदम स्टार्ट हुआ वो? तो इनिशियल अराउंड 180। अच्छा, अराउंड 180 के आसपास जस्ट स्टार्टिंग। बट जस्ट नेक्स्ट ईयर हमने जितना इंटेक कर लिया था वही इंटेक आज 1000 के आसपास। 1000 के आसपास, अराउंड 1000 स्टूडेंट्स के आसपास। दोनों कैंपस में 1000। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, गुरुग्राम में थोड़ा सा यहाँ से कंपैरेटिवली ज्यादा है। अभी देखेंगे तो अराउंड टोटल 2500 के आसपास स्टूडेंट्स ग्रेटर नोएडा में होंगे, और वहाँ 3000 प्लस स्टूडेंट्स होंगे। 25 ईयर्स की जो जर्नी को अगर हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में देखें इसमें, तो क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ स्टेबल आपको दिखेगा पैटर्न। कभी ऐसा आया कि डाउनफॉल हुआ और आपको लगा हो कि हाँ नहीं, मेरी इन गलतियों की वजह से हुआ? डाउनफॉल नहीं बोल सकते सर, थोड़ा कुछ ब्रांचेस में डाउनफॉल हुआ था। उस चीज से मैं आपको एग्री हूँ, डाउनफॉल तो है ऐसा नहीं है। डाउनफॉल लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे 2015 से लेके 20 तक, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास 180 सीट्स हुआ करती थी, या बहुत सारे एडमिशंस हुआ करते थे। अभी मैकेनिकल में देखेंगे तो हम 60 पे हैं। तो जो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो है 80% स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में जा रहा है, रेस्ट 20% में सारी ब्रांचेस हैं। अब इसको डाउनफॉल ना कह के हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस या अप्रोच का नजरिया बदल गया है करंट ट्रेंड में। वो अप्रोच ही सॉफ्टवेयर फील्ड में ज्यादा कर रहे हैं। एज ए कॉलेज डाउनफॉल या एज ए कॉलेज ग्रो की हम लोग बात करें, तो कॉलेज हमेशा ग्रो किया है स्टेप बाय स्टेप। चाहे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, या अदर फैसिलिटीज लाइक स्पोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ग्राउंड हो गया, प्लेग्राउंड हो गया बच्चों को, या लैब्स में रिच इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रो किए हैं। ये मैनेजमेंट का कंसर्न है कि इसमें कभी डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, हमें डे बाय डे इंप्रूव करना है, वेदर एक छोटा ही स्टेप हो। ये तो शैलेश जी, हर ऑर्गेनाइजेशन का या कॉलेज का एक फ्यूचर प्लान होता है। आई एम श्योर कि द्रोणाचार्य ग्रुप का भी होगा। जी। तो अगला आपका 5 साल में क्या देखते हैं आप, क्या आप बदलाव करने वाले हैं, क्या प्लान है आपके पास? जी।
हमारे फ्यूचर प्लान में सर जो हम लोग करना चाहते हैं, एक तो जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्लेसमेंट की बात की थी कि साहब हमारा प्लेसमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, 1 to 1 स्टूडेंट आप देख सकते हैं। एवरेज पैकेज जो हमारा जाता है 7 to 8 LPA जाता है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि साहब हमारा सारे बच्चे 80-80 लाख पे प्लेस्ड हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो एवरेज पैकेज है इसको बढ़ाना है, हम लोग को एवरेज पैकेज करना है 10 to 12 LPA। अच्छा, एक एवरेज पैकेज जो जाए 10 to 12 LPA का जाए। सेकेंड जो है हमारे इंटरनेशनल कोलेब्रेशंस बढ़ाने हैं, इंटरनेशनल MOU बढ़ाने हैं। इसमें इंटरनेशनल कोलेब्रेशन में देखें तो अभी सर क्यूसू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान, जिसके साथ हमारा MOU है 2023 में स्टार्ट हुआ था। हमारे कॉलेज से बच्चे जाते हैं 3 to 4 मंथ्स के लिए जापान इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, 3 to 4 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए वहां रहेंगे। हर बच्चा जाता है? ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन होती है, बट अराउंड 20 to 30 स्टूडेंट्स पर ईयर विजिट करते हैं। ये कब साइन हुआ MOU? ये 2023 में सर, 2023 में हमने ये MOU साइन किया था। वहाँ जाके क्या सीखते हैं? जापान के साथ। वहाँ सर हर ब्रांचेस के बच्चे जाते हैं, जैसे पर्टिकुलर अगर मैकेनिकल का गया या EC का गया। अभी रिसेंटली एक बच्चे जो काम कर रहे थे, कुछ अंडर वाटर रोबोट पे काम कर रहे थे बच्चे। अच्छा, तो अंडर वाटर रोबोटिक्स पे काम कर रहे थे। तो हर डोमेन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। 3 to 4 मंथ्स बच्चे जापान में स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम पीरियड और ट्रेनिंग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वहीं पे MS ऑफर हो गया। अच्छा, सेम यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज दे वेयर गुड इन द प्रोजेक्ट्स। उनका अच्छी ट्यूनिंग भी बन गई प्रोफेसर्स के साथ, अच्छे बच्चे थे, सिंसियर थे, तो उनको MS प्रोग्राम भी ऑफर हुआ। अभी रिसेंटली हमारे 2-3 बच्चे इसी बार के अभी MS प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। MS प्रोग्राम क्या होता है अगर व्यूअर्स को आप बताना चाहें? व्यूअर्स को सर, जैसे हमारे यहाँ पे अपने इंडियन सिनेरियो में हम लोग टेक्नोलॉजी में BTech के बाद MTech के लिए जाते हैं। सिमिलरली अब्रॉड में हम लोग इसको MS बोलते हैं, मास्टर ऑफ साइंस। जैसे कुछ बच्चे इसकी स्पेसिफिक तैयारी करते हैं सर। अब देखिए, जो बच्चे IELTS वगैरह का तैयारी करते हैं, इंग्लिश की प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं बाहर जाने के लिए, अब्रॉड के लिए, फिर वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई करेंगे, बाहर यूनिवर्सिटीज में अप्रोच करेंगे एडमिशन के लिए। वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। इधर कॉलेज का कोलैबोरेशन है, द्रोणाचार्य ग्रुप का कोलैबोरेशन है जापान यूनिवर्सिटी के साथ, क्यूसू इंस्टीट्यूट के साथ, तो बच्चे इजीली वहां पे पहुंच जाते हैं। अब इसमें सिलेक्शन का आधार क्या होता है? आप क्या मान लीजिए 2500 बच्चे हैं जी, तो आप 25 बच्चों को भेज रहे हैं, तो 1% बच्चा मान लीजिए जा रहा है, किस क्या सिलेक्शन का आधार है इसमें? अब इसमें क्या है सर, देखिए नंबर ऑफ MOU है, 2 पॉइंट्स से मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तो क्या है, सिलेक्शन का आधार है बच्चों का जो जितने प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, कि करिकुलम के जो करिकुलम एक्टिविटी है, सिलेबस की एक्टिविटी है, भाई बच्चे ने पास कर लिया, 80-90% आ गए बच्चे के, ये एक पार्ट हो गया। इसके साथ बच्चे ने एडिशनल क्या किया है कॉलेज में, लाइक बच्चे ने कुछ प्रोजेक्ट डेवलप किया कि नहीं किया, कुछ स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन किया कि नहीं किया, उस बेसिस पे बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। और थोड़ा फंडिंग सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि बच्चे का ट्रेवल की टिकट हो गई जापान आने जाने की, वो टिकट कॉलेज देता है, कॉलेज प्रोवाइड करता है। ये बहुत अच्छी स्टे वहाँ केवल बच्चे स्टे वहाँ पे हॉस्टल में हमें एक वो कोलैबोरेशन है, MOU है, तो स्टे हमें मिल जाता है। बच्चे को थोड़ा पॉकेट मनी अपना मैनेज करना होता है बस। तो मतलब मेन आपका एकोमोडेशन हो गया और फ्लाइट हो गई, यही 2 बड़े खर्चे ये होते हैं किसी के लिए। ये MOU है तो वहाँ पे हमें मिल जाता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का, इसी में जैसे साउथ कोरिया में भी कोलैबोरेशन है हमारा। अच्छा, साउथ कोरिया की स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, लास्ट ईयर हमने किया 2025 में। अभी तो लास्ट ईयर एक दिन पहले बदला है, 2025 में हमने एक MOU किया साउथ कोरिया। तो हमारा जो फ्यूचर का टारगेट है, ऐसे MOU बढ़ जाएं जिससे इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारे बच्चों को मिल पाए। एक मैं बहुत पुरानी बात शेयर करना चाहूंगा। एक हमारे MTech के टीचर थे, प्रोफेसर साहब, बस मैं नाम तो कोट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रोफेसर, DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में। उन्होंने मुझे उस टाइम पे अब्रॉड भेजने के लिए कि साहब अब्रॉड निकलो और ऐसे ऐसे है, इस यूनिवर्सिटी में मेरा कनेक्शन है। उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल कोट किया कि अभी जितने पे आप यहाँ जॉब में स्टार्ट कर रहे हो, और अभी मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे 10 ईयर्स पहले मैंने कुछ अमाउंट से जॉब स्टार्ट की, फिर जाके 30 साल की जर्नी में कुछ अमाउंट में अर्न कर रहा हूँ। तो उनका कहना था कि इंडिया में आप 30 साल बाद जितने पे फिनिश कर रहे होंगे, उतने पे मैं तुम्हें अब्रॉड में स्टार्ट करवा रहा हूँ। मतलब 30 साल आगे आपको भेज रहे हैं। हाँ, तो वो जो बच्चे जापान गए हैं ना, वो एक शिफ्ट हो गया है उनका नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल से ये कहने कि वो 10 साल आगे है। बिल्कुल 10 साल 20 साल 10 साल जो भी उनका कहना चाहिए। यही कंसर्न था। वो साहब बाहर से ही थे, BTech MTech PhD सारा उनका अच्छा नेटवर्क था। तो उन्होंने मुझे 1-2 ऑप्शन दिए कि ऑस्ट्रेलिया और ये, तो इन चीजों को लेके जो है बहुत एक अच्छा कंसर्न है कि बच्चों को, हमारा टारगेट ही है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़े, एक्सपोजर बढ़े, और एट द एंड कहीं ना कहीं आप सहमत भी होंगे मेरी बात से कि भाई पैसा तो मैटर करता है। बिल्कुल करता है कि बच्चा जॉब कर रहा है तो पैसे चाहिए, और अच्छे पैसे चाहिए।
तो कहीं ना कहीं उसको भी एक ध्यान में रखते हुए बच्चे को एक अच्छा पैकेज भी मिल जाए। तो साउथ कोरिया भी एमओयू है हमारा, जापान भी एमओयू है, इसको और आगे करना है। इवन एक यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपने अदर कॉलेजेस में भी देखे होंगे, हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, इवन फर्स्ट ईयर के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि उनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाके पेपर प्रेजेंट करके आए। अच्छा, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर फाइनल ईयर तो मान लीजिए कर ही रहे हैं। हाँ, हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं दुबई गए हैं, मेरे साथ ही 10 to 12 स्टूडेंट्स गए थे दुबई लास्ट ईयर। अच्छा, दुबई गए थे, उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, पेपर प्रेजेंट किया। एक और मैडम है ममता भारद्वाज जी, उनके साथ बच्चे गए थे, उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया। तो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अब इसमें फंडिंग सपोर्ट कॉलेज कर रहा है, ट्रेवल एंड स्टे, पूरा ये फंडिंग बहुत सपोर्ट बड़ी बात है कि कॉलेज अगर कर कॉलेज जनरली कर रहा है, करते नहीं, नहीं वरना करता कॉलेज, हर बच्चे से ही ले लेते हैं। तो ये जो ये पूरा मैं funding support। जो हाई फाई यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जी, जी। वो सब इसके पैसे ले लेती हैं कि जी। आपको हम दे रहे हैं बाहर का टूर, जी, जाके आप इंटर्नशिप करो या सीख के आओ या देख के आओ, विजिट करके आओ, जी, उसके पैसे भी पेरेंट्स जी, देंगे। जी। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे कि ये द्रोणाचार्य ग्रुप ये कर रहा है। इसमें हम लोग कोई भी किसी तरीके का इसके नाम पे बच्चों से कोई पैसा नहीं लेते हैं। हमारे कॉलेज में थ्रू आउट द 4 इयर्स बच्चे का जो फीस है उसके अलावा कभी भी उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कभी भी उसको पे नहीं करना होता है। तो ये फैसिलिटीज भी एक अच्छी। फर्स्ट ईयर का बच्चा दुबई जाके पेपर तो प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या फर्स्ट ईयर के बच्चे के साथ रैगिंग होती है आपके कॉलेज में? रैगिंग बहुत ही जो है, अभी एफिलेटेड कॉलेजेस की बात करें सर, थोड़ा सा अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि अब पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं थोड़ा सा इसको लेके, बच्चे भी जागरूक हुए हैं और सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि पॉलिसीज भी थोड़ा इसको लेके स्ट्रिक्ट हुई हैं। ऐसा नहीं है, रैगिंग नेग्लिजिबल है एफिलेटेड कॉलेजेस में, इवन मेरे कॉलेज में नहीं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस है, क्योंकि उसमें रैगिंग इसलिए नेग्लिजिबल है क्योंकि जब आप बच्चा एडमिशन लेता है, पेरेंट्स एडमिशन लेता है, तो वो एक एफिडेविट देते हैं कि साहब अगर हम किसी भी रैगिंग रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए गए तो हमारा एडमिशन कैंसिल्ड हो जाएगा। प्रॉपर वो खुद अंडरसाइंड होता है बच्चे का स्टूडेंट्स के द्वारा, तो इसलिए ये चैलेंज नहीं होता। इवन लकीली बाय गॉड ग्रेस 20 to 25 इयर्स की जर्नी में हमें कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़ा है रैगिंग। मतलब कॉलेज में कभी ये कंप्लेन नहीं आई? कंप्लेन नहीं आई, बट फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर देयर इज ए प्रॉपर डेडिकेटेड कमेटी, एंटी रैगिंग कमेटी, जिसमें मैं भी हूँ रजिस्ट्रार एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, एंड इवन स्टूडेंट्स भी उस कमेटी का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अपनी बात रख पाते हैं कि अगर कुछ भी चीज है, तो लकीली ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी प्रिकॉशनरी, मतलब कभी कोई कंप्लेन आई नहीं आपको? कोई भी नहीं, जीरो कंप्लेंट। अच्छा शैलेश जी, मैं आखिरी सवाल लूंगा आपसे। बीइंग एन एकेडमिशियन, आज का जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है, इसमें आप जो बच्चे हैं उनको एक कोई सजेशन देना चाहें? जी, नहीं, मैं इस सवाल से तो बिल्कुल नहीं चूकना चाहूंगा, क्योंकि ये तो एक क्या है, मेरे तजुर्बे का निचोड़ है। बिल्कुल तजुर्बे का निचोड़ है साहब। सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि जो हम लोग करवाते हैं अपने कॉलेज में, डिफरेंट सेमिनार्स, एल्यूमिनीज को बुलाते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट को बुलाते हैं, पर्टिकुलर सेमिनार ओरिएंटेशन करवाते हैं, जिससे बच्चे को क्लियरिटी होनी चाहिए कि साहब भले ही आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट आपका आफ्टर 4 इयर्स प्लान क्या है, ये तो क्लियर हो कि साहब आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, या आपको एक अच्छा टेक्नोक्रेट बनना है, या आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मेरे नजरिए में क्लियरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्लियरिटी आ गई बच्चे को, देन फोकस सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियरिटी मिल गई तो फोकस के बिना तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे साहब, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस मिला कि हाँ आपको इस पे ध्यान देना है, इस तरीके से आपका रूटीन प्रोसेस है, तो क्लियरिटी, फोकस, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आता है पेशेंस, कि साहब रातों रात सक्सेस तो मिलेगी नहीं, सक्सेस कभी रातों रात मिलती नहीं, रातों रात सफलता मिलनी नहीं है। तो क्लियरिटी, फोकस, एंड द लास्ट वन, इट इज माय फेवरेट, कि साहब पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। धैर्य आप रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इनपुट दिया है, मेहनत की है और आप पेशेंस रखेंगे तो सफलता आएगी। हाँ, सफलता का फॉर्मेट बदल सकता है, थोड़ा सा किसी और रूप में आपको मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निराश हो। और फोकस रहे हो तो आपको सफलता तो पक्का मिलेगी। बिल्कुल। ये पेशेंस वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आजकल की जो जनरेशन है, अब जो कॉलेजेस में आ रही है ना, जेनजी जनरेशन, उसके पास पेशेंस की थोड़ी कमी है। बिल्कुल, वो सब ओवरनाइट चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, ओवरनाइट सक्सेस। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं व्यूअर्स से कहूँगा जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जिनको एडमिशन लेना है, शैलेश जी ने जो बताया उसको सुने, और अपने भविष्य के जो आप अपना प्लान कर रहे हैं लाइफ को, उसको अच्छे से प्लान करें, उन चीज़ों को समझ करके कॉलेज का सिलेक्शन करें। और जो साथ में लास्ट में जो बातें कही हैं कि क्लैरिटी, फोकस और पेशेंस, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये करेंगे तो मुझे लगता है कि सक्सेस मिलने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। पॉडकास्ट बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।